Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today in this lecture we will discuss about the photosynthesis part 2. पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है और कैसे कैसे होता है और डिफरेंट जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब के बारे में देखा था। आज हम नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि कौन सी रिएक्शंस होती हैं और कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस पार्ट 2 में। सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर। सो फोटोसिंथेसिस द केमिकल प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस कैसे है? अकर्स इन टू मेन फेज। तो ये दो मेन फेजेस में होता है जो केमिकल रिएक्शंस होती है। फर्स्ट फेज इज लाइट रिएक्शन, नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन, दैट इज आका द केल्विन साइकिल। तो ये केल्विन साइकिल इसको कहा जाता है। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन आर द फोटोस पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट। तो पहला जो पार्ट है इसमें फोटोस कहते हैं, मीन्स कि इसमें फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स का यूज होता है। नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शंस आर द सिंथेसिस पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रैप्ड एनर्जी फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी ऑफ शुगर। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रैप होता है, उसको हम फोटो पार्ट कहते हैं। और जो सेकंड पार्ट है दैट इज सिंथेसिस। एक्चुअल फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द सिंथेसिस पार्ट, जो कि एनर्जी ट्रैप हुई है उसका यूज करके फूड बनाया जाता है नाइट में या डार्क में, उसको हम सिंथेसिस पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है देखते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस अकर ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में इसका रिएक्शंस होती है। लाइट एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो इस रिएक्शंस के लिए लाइट और वाटर का रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स कौन से? एटीपी NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन गैस इज मेड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें ऑक्सीजन होती है उसका प्रोडक्शन होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, इसको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट, ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ये नाइट टाइम में होती है। अकर्स इन द स्ट्रोमेटा। तो ये स्ट्रोमा के अंदर होती है। स्ट्रोमा इसमें हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इनटू द शुगर ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है ग्लूकोज में। ATP एंड NADPH molecules created during the light and reactions and power the production of this glucose। तो ATP और NADPH जो बनाए गए थे लाइट में, फोटो पार्ट में, उसका यूज़ किया जाता है और पावर या ग्लूकोज के रूप में, एनर्जी के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। नोट दैट लाइट एंड डार्क आर द और कार्बन रिएक्शंस हैपन एट डिफरेंट साइट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोनों जो रिएक्शंस है लाइट और डार्क, होती दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, लेकिन डिफरेंट साइट्स पे होती है, डिफरेंट प्लेसेस पे होती है विद इन द क्लोरोप्लास्ट। तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कैसे सनलाइट को ट्रैप करते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं कि सन से एनर्जी जो आती है, लाइट एनर्जी, उसको लाइट रिएक्शन में थैलाकॉइड्स में की हेल्प से उसमें बनाया जाता है। ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि CO2 का फिक्सेशन करने के बाद, मीन्स डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और जो ग्लूकोज फॉर्मेशन में जो वेस्टेज होता है O2, उसका हम बाहर निकाल देती है, उसको ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के। नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट। जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है, मीन्स डे टाइम में होती है, जब सनराइज होता है या सन एनर्जी होती है तभी वो लाइट रिएक्शंस होती है। इट अकर्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होती है। वाटर इज स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन। तो जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग टूट जाते हैं, निकलते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन को वेस्ट निकाल दिया जाता है। यूज लाइट एनर्जी फोटोन्स टू जनरेट टू केमिकल एनर्जी कंपाउंड्स। तो इसमें जो एनर्जी कंपाउंड्स है दैट इज ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है लाइट एनर्जी का यूज़ करके जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ATP
होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें जब फॉस्फेट का एक और मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है यानी एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इस तरह से एटीपी का फॉर्म होता है। दैट इज नेक्स्ट इज एनएडीपी मीन्स की निकोटिमाइड एडमिन एडेनिन डाइनोक्लोसिटाइड फॉस्फेट। तो ये इस तरह से एनएडीपी में जब दो इलेक्ट्रॉन्स मिक्स किए जाते हैं हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो इस तरह से NADPH बनता है। तो इस तरह जो समरी इसकी क्या है लाइट रिएक्शन की जो डे टाइम में होती है, वाटर प्लस NADP पॉजिटिव प्लस 3 ADP प्लस 3 PI, क्योंकि इसको ADP को डाई को ट्राई में चेंज करने के लिए फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल और ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह से एनर्जी बनती है O2 2 NADPH प्लस 3 ATP प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है ये वेस्ट की तरफ बाहर निकाल दी जाती है और ATP इनका एनर्जी का यूज़ होता है फर्दर रिएक्शंस के लिए जिसमें कि ग्लूकोज बनाया जाएगा ATP और NADPH का यूज़ करके। लाइट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम लाइट एनर्जी वाटर इज स्प्लिट इनटू O2 एंड प्रोटॉन्स। तो O2 और प्रोटॉन में या हाइड्रोजन में ब्रेक किया जाता है और ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है एज ए वेस्ट और इन NADPH और ATP का यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शंस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने के लिए। अब हम देखते हैं डार्क और कार्बन रिएक्शन कैसे होती है। लाइट इंडिपेंडेंट, ये लाइट की इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स कि इसमें लाइट की या फोटोन्स की जरूरत नहीं होती। कैन अकर इन लाइट और डार्क, सम एंजाइम्स रिक्वायर एक्टिवेशन बाय लाइट। तो ये लाइट में भी हो सकती है और डार्क में भी हो सकती है। जैसा कि हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि जो डार्क रिएक्शंस होती हैं वो मेनली एंजाइम्स के द्वारा एक्टिवेट की जाती हैं। जो लाइट रिएक्शंस होती हैं वो तो फोटोन्स के द्वारा या लाइट एनर्जी के द्वारा उसको एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन जो नाइट की होती हैं, जो डार्क रिएक्शंस होती हैं, उसमें एंजाइम्स एक अहम रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स ही एक्टिवेट करते हैं रिएक्शंस को, मीन्स की डार्क रिएक्शंस एंजाइम्स की प्रेजेंस में की जाती हैं। अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये स्ट्रोमा पार्ट में होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट का होता है। यूज द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शंस, मीन्स जो ATP और NADPH बनाया गया है लाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से रिड्यूस किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स और मीन्स की शुगर का प्रोडक्शन होता है डार्क रिएक्शंस में इन ATP और NADPH का यूज़ करके। CO2 इज कन्वर्टेड टू शुगर बाय एंटरिंग द केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल्स की हेल्प से जो CO2 है उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज या शुगर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ व्हाट इज केल्विन रिएक्शन, मीन्स की जो डार्क रिएक्शन है, जो CO2 रिएक्शन है उसको केल्विन रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, 3 PGA मीन्स फोटोग्लाइक्रिक एसिड बनता है। दैट इज वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। तो C3 साइकिल भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। एंजाइम रूबिस्को मीन्स राइबोलस बाइफॉस्फेट कार्बोलेस ऑक्सीनेट बनता है, इज द मेन एंजाइम दैट कैटलाइज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द केल्विन साइकिल। तो ये जो एंजाइम है रूबिस्को, ये इसको कैटलिस्ट के रूप में फॉर्म करता है और केल्विन साइकिल को कैरी करता है। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है जो कि रूबिस्को है। मोस्ट प्लांट्स यूज केल्विन साइकिल टू कन्वर्ट CO2 इनटू शुगर। तो जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं जो केल्विन साइकिल का ही यूज़ करते हैं CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। तो इन प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहते हैं। तो समरी ऑफ द कार्बन रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन की या केल्विन रिएक्शन की समरी क्या है। तो जो डे टाइम में ATP और NADPH बनाया गया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके 12H2O मीन्स H2O, उसमें वाटर भी मिक्स किया जाता है। वाटर की रिएक्शन साथ में होकर इन चारों की रिएक्शन करने के बाद जो हमको मिलता है वो C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज मिलता है। 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP मिलते हैं, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट के मिक्स किए जाते हैं और 12 NADP के बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद 6H2O को मॉलिक्यूल बनते हैं और 6C ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें जो मेन पार्ट होता है वो ग्लूकोज होता है जो कि फूड के रूप में
यूज़ कर लिया जाता है। देन कार्बन रिएक्शंस यूज CO2 एंड केमिकल एनर्जी ATP एंड NADPH टू प्रोड्यूस द शुगर बाय मीन्स ऑफ केल्विन साइकिल। तो ये केल्विन साइकिल से ही ये जो ग्लूकोज बनता है, मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों, ये जो प्रोडक्ट हैं ये डे या फिर फोटो पार्ट है जिसमें कि ये NADPH और ATP बनता है। जब इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमको ग्लूकोज ये फिर से NADPH और ADP मिल जाते हैं जो फर्दर रिएक्शन में यूज़ हो जाते हैं और हमको प्लांट्स को ग्लूकोज बन जाता है जो उसकी फूड के रूप में मिलता है और इसमें ऑक्सीजन और वाटर भी मिलते हैं। देन लिमिटेशंस ऑन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में लिमिटेशंस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज नॉट परफेक्ट इन C3 प्लांट्स। जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें परफेक्ट नहीं होती है। इट इज़ ओनली 1 to 4% एफिशिएंट, ये बहुत ही कम एफिशिएंट होती है, 1 to 4%। लो एफिशिएंसी ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन होता है क्योंकि डे टाइम में इनमें रेस्पिरेशन होता है, इसलिए C3 प्लांट्स में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन बिकम्स टू लो, ड्रॉट ड्राई हो जाते हैं। रूबिस्को बिगिंस फिक्सिंग ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का फिक्सेशन करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट है C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट। तो C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स फर्स्ट प्रोड्यूस एस 4 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं जबकि C3 में 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं। द C4 प्लांट्स आर sugarcane, corn, etc. are more efficient than C3 plants. They grow in hotter climate than more with more light. तो ये hotter climate में होते हैं, ये ज़्यादा efficient होते हैं than C3. For example, sugarcane photosynthetic efficiency is 7%. तो इसमें 7% efficiency रहती है, C3 plant में 1 to 4% पे ही ख़त्म हो जाती है। C4 plants have a different leaf anatomy. तो इसमें different leaf anatomy होती है। जो C4 plants होते हैं इनमें मैक्सिमम जो लीव्स होती हैं इनमें वर्टिकल लाइंस रहती हैं, वर्टिकली ये अरेंज रहते हैं। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि C3 प्लांट्स में जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये C3 प्लांट्स हैं और ये C4 प्लांट की लीफ है। जो C3 प्लांट्स में ऐसे नेट बन जाता है, जैसे आपने देखा हो कभी किसी प्लांट को, अगर आप कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आप किसी लीफ को बहुत दिन तक रख देते हैं। सपोज आपने कभी किया होगा बचपन में कि बुक में एक लीफ रख दी, वो लीफ बहुत दिन तक 1-2 साल तक रखी रहती, तो उसमें क्या तो उसका पूरा पार्ट निकल जाता है, सिर्फ आपको ऐसे एक नेट की तरह मिल जाता है। तो वो जो प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो जो C3 प्लांट्स होती हैं उनकी तरह नेट की तरह होता है उसमें स्ट्रक्चर्स, जबकि C4 प्लांट्स में ऐसे लॉन्ग हेयर्स लाइक होते हैं। जैसे ये में लीफ शुगर केन की लीफ दिखाई गई है, आपने मेज की लीफ देखी होगी, इनमें लॉन्ग हेयर्स होते हैं लेकिन इनमें नेट की तरह होता है C3 प्लांट्स में। ये मेन डिफरेंस है लीव्स में। ये देखो नेक्स्ट में मैंने ये शो भी किया है, बनाने की जरूरत नहीं थी। C3 प्लांट्स वर्सेस C4 प्लांट्स एनाटॉमी। जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें पैरेलल वेनेशन होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल नेट होता है। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं इनमें नेट की तरह स्ट्रक्चर बनते हैं। आपने इस तरह का देखा होगा कि नेट की तरह बन जाता है C3 प्लांट्स में। देन हमने पहले सेपरेटली दोनों डार्क और लाइट रिएक्शंस की समरी देखी। अब हम देखते हैं समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की समरी क्या है? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए डिराइव्स द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल में, उसका रिएक्शंस में डिराइव करके फोटोसिंथेसिस किया जाता है। कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस लाइट एनर्जी का यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। एंड थर्ड इज CO2 एंड H2 यूज टू प्रोड्यूस द C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया जाता है। इस ग्लूकोज का यूज़ प्लांट्स कर लेते हैं फूड के लिए एज ए फूड, और ऑक्सीजन का यूज़ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं एज फॉर ए रेस्पिरेटिंग गैस। नेक्स्ट है लाइट रिएक्शंस अकर इन थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलाकॉइड में होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। ATP एंड NADPH आर फॉर्म्ड, वाटर इज स्प्लिट इनटू O2 गैस एंड प्रोटॉन्स। तो जो वाटर होता है वो O2 एंड H आयन में टूटता है और जो ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। कार्बन रिएक्शन और केल्विन रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होती है। केल्विन रिएक्शन फिक्स CO2 टू प्रोड्यूस 6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है केल्विन रिएक्शन के थ्रू। लो एफिशिएंसी अबाउट 1 to 4% इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में 1 to 4% एफिशिएंसी होती है, जबकि C4 प्लांट्स में अबाउट
7% एफिशिएंसी होती है। नेवरदलेस फोटोसिंथेसिस इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस एक अर्थ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लाइफ को सस्टेन करके रखी हुई है। इसके कारण ही लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द इम्पैक्ट हैज़ इन ऑल आवर लाइफ। तो फोटोसिंथेसिस का इम्पैक्ट ओवर सब हमारी लाइफ पर है। हमारी लाइफ फोटोसिंथेसिस के कारण ही एग्जिस्ट कर रही है। विदाउट फोटोसिंथेसिस वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड बिकम एक्सटिंक्ट। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स विल एक्सटिंक्ट, मीन्स ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब बात आती है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में क्या कनेक्शन है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये साथ साथ में ही होता है। हमने अभी तक फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर लिया, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला, रेस्पिरेशन को हमने डिस्कस ही नहीं किया। जबकि रेस्पिरेशन के बिना तो फोटोसिंथेसिस अधूरा है और फोटोसिंथेसिस के बिना रेस्पिरेशन अधूरा है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये कैसे कनेक्टेड हैं? रेस्पिरेशन के लिए हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, लेकिन हम एक शॉर्ट में बताएंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है। देखो, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के बाद CO2, H2 और ATP बनते हैं। ये फिर से ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और लाइट एनर्जी मिलती है और उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है ये नाइट टाइम में होता है और फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है मेनली। तो इस तरह से हम दोनों में रिलेशन है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। हम रेस्पिरेशन के बारे में नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमने यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के थ्रू हमने एनर्जी साइकिल को डिफाइन करने की कोशिश की है कि एनर्जी साइकिल क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सन से एनर्जी आती है, जो सन से एनर्जी आती है वो फोटोन्स के रूप में आती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। प्लांट्स उसमें फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है तो क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का बाहर निकल जाती है और इस फोटोसिंथेसिस का यूज़ क्या लिया जाता है ग्लूकोज और शुगर बनाने में। और ये शुगर फिर ATP के रूप में रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन में ये ATP बाहर निकल जाते हैं, मीन्स कि ATP का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और ये सब रिएक्शन किसकी हेल्प से होती हैं? CO2 और H2O की हेल्प से होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन जाता है, ATP बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन जो नाइट टाइम में डे टाइम में बनता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में, मीन्स कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। फर्स्ट डे टाइम में, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस तरह से ये रिएक्शन चेन चलती रहती है। ये ग्रेट साइकिल ऑफ लाइफ कहा गया है इसको। तो जो दूसरा हमने कॉन्सेप्ट बोले या दूसरा व्यू देखिए, इसमें क्या है? एनर्जी साइकिल में सन से एनर्जी आती है जो प्लांट्स कैप्चर कर लेते हैं, इसका सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का और फिर उस एनर्जी का डाइजेशन होता है। डाइजेशन कैसे होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मीन्स डाइजेशन, हम डिटेल में फिर स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग, मीन्स की टेकिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इट इज़ नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म। तो एनर्जी का डाइजेशन, जो फूड बनता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम एक्चुअली रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज़ करते हैं प्लांट्स। वो फूड जो हम प्लांट्स बनाते हैं वो दैट इज़ नॉट डायरेक्टली कंज्यूम, उस फूड का डिग्रेडेशन होता है और उस रेस्पिरेशन के थ्रू उससे एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का यूज़ करते हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए या जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है उसके लिए। और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है, वाटर का यूज़ होकर फोटोसिंथेसिस होता है। मेनली इसमें है रेस्पिरेशन। अगर कॉन्सेप्ट को देखें तो रेस्पिरेशन से ही एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को ये रिएक्शन है CO2 प्लस H2O प्लस लाइट दैट गिव्स टू CH6H12O6 मीन्स की
ग्लूकोज एंड CO2 एंड H2O। तो इसको फैक्टर्स कौन से रिएक्ट करते हैं? पहले अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 की अवेलेबिलिटी कैसे करते हैं? CO2 सप्लाई डायमेंशनलेस डिमिनिश द स्टोमेटा क्लोज। तो ये स्टोमेटा क्लोज को अफेक्ट करती है। एयर मूवमेंट रिप्लेस CO2 टेकन अप बाय प्लांट्स। ये एयर मूवमेंट अगर ज़्यादा है तो CO2 टेकन को रिप्लेस कर देती है, कम CO2 अवेलेबल होती है। ऑन स्टिल डेज विद इन क्रॉप लीफ कैनोपी और CO2 लेवल में ड्रॉप बिलो ऑप्टिमा स्लोइंग फोटोसिंथेसिस स्लाइटली। अगर CO2 उसको ऑप्टिमम लेवल पे अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्लो CO2 के बारे में क्या है? नॉर्मल कितना होना चाहिए? 400 ppm मीन्स 0.04%। इंक्रीजिंग CO2 कैन इंक्रीज द प्लांट फोटोसिंथेसिस रेट्स। तो अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो प्लांट फोटोसिंथेसिस रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अकर ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज के कारण होता है। आर्टिफिशियल एनहेंसमेंट यूजुअली नॉट प्रैक्टिकल इन फील्ड प्रोडक्शन। हम आर्टिफिशियली इसको एनहेंस नहीं कर सकते, आर्टिफिशियली कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई नहीं कर सकते। हैज़ बीन यूज एफिशिएंटली इन सम ग्रीन हाउस प्रोडक्शन। तो कहीं कहीं ग्रीन हाउस का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दें, लेकिन जनरली ये डिफ़िकल्ट होता है एनहेंस करना। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर ऑलमोस्ट ऑलवेज इज़ नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर ज़्यादातर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, ये अवेलेबल हो ही जाता है। अगर लेस देन 1% एब्जॉर्ब हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वाटर स्ट्रेस दैट कॉज टोमेटा टू क्लोज कैन स्लो और स्टॉप द फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द लैक ऑफ CO2। अगर उसमें स्ट्रेस हो गया है, टोमेटा क्लोज हो जाएगा अगर बहुत ही कम वाटर है तो अफेक्ट कर सकता है। देन लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी भी अफेक्ट करती है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन रेड एंड ब्लू वेवलेंथ। तो ये जो रेड और ब्लू मैंने पहले डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि कौन सी वेवलेंथ्स ज़्यादा रिस्पॉन्स करती हैं फोटोसिंथेसिस को, वो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। दीज आर द फोटोसिंथेटिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। तो ब्लू लाइट और रेड लाइट में ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बेटर होता है। कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोला जाता है। 660 नैनोमीटर दैट इज फॉर रेड एंड 450 फॉर ब्लू। लाइट ड्यूरेशन। तो फोटो पीरियड। तो ये फोटो पीरियड भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे फोटो पीरियड क्या होता है। अभी फ़िलहाल इतना है कि फ़ोटो पीरियड है कि कितना टाइम एक्सपोज हो रहा है लाइट के सामने प्लांट्स, उसमें ये डिपेंड करता है कितना पीरियड के लिए एक्सपोज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो फोटोसिंथेसिस होता है। लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है जून में, दिसंबर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लॉन्ग डे होते हैं और दिसंबर में साउदर्न में, तो ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी दैट इज ब्राइटनेस। तो ये भी डिपेंड करता है। एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। लाइट सेचुरेशन पॉइंट। तो लाइट सेचुरेशन फोटोसिंथेसिस रिएक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अगर सेचुरेशन पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है, इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी नो लॉन्गर इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज नहीं होता है। देन लीफ क्लोरोफिल कंटेंट। लीफ क्लोरोफिल कंटेंट क्या है? पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट एनर्जी एंड बिगेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है वो पिगमेंट जो लाइट को कैप्चर करता है, उसके बाद एनर्जी को केमिकल में चेंज करना शुरू कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है अबाउट 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट पर मेसोफिल सेल इन लीफ। तो इतने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लीफ क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल कंटेंट कितना अवेलेबल है, कितना प्रेजेंट है, ये भी अफेक्ट करता है। इफ़ क्लोरोफिल इज रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस विल बी रिड्यूस। अगर क्लोरोफिल कम है ऑब्वियसली तो ये कम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। कॉज ऑफ क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का कॉज होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन मैग्नीशियम आर पार्ट्स ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के पार्ट्स होते हैं। पोटेशियम नीडेड फॉर एंजाइम एक्टिवेशन इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो पोटेशियम का जरूरत होती है। एनी अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दैट कॉज क्लोरोसिस आल्सो रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस। देन टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इन नॉर्मल रेंज। तो अगर नॉर्मल रेंज तक बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। बिलो नॉर्मल रेंज फोटोसिंथेसिस स्लो और स्टॉप्स। अगर कम है तो फिर स्टॉप हो सकता है या बंद हो सकता है। साइटोप्लाज्म लिक्विड इनसाइड सेल स्लोस मूविंग। तो ये
अगर इसका मोशन स्लो हो जाएगा टेम्परेचर कम होने से, तो साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड रहता है जो कि सेल्स के अंदर भरा रहता है, वो सेल का एक पार्ट है। अगर वो स्लो हो गया तो फोटोसिंथेसिस भी स्लो हो जाएगा। चिलिंग कैन चेंज प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। अगर चिलिंग कहीं पे अगर हम चिलिंग करते हैं, कूलिंग कर देते हैं, तो वो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देगी, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी, जिससे कि सेल कंटेंट लीकेज हो जाएगा और डेथ हो जाएगी, मीन्स कि उसकी रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर के बारे में, अबव नॉर्मल रेंज। अगर अबव नॉर्मल रेंज हो जाता है, प्रोटीन्स में चेंज शेप, प्रोटीन्स का शेप चेंज हो जाएगा। मेम्ब्रेन्स में बिकम टू लीकी, तो मेम्ब्रेन लीक हो जाएंगी, लीड टू फोटोसिंथेसिस स्टॉप एंड पॉसिबल सेल डेथ हो जाएगी। C3 प्लांट्स हैव ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर अबाउट 55 to 75 Fahrenheit and carry the photosynthesis from 32 to 95 Fahrenheit degree Fahrenheit. For C4 plants, optimum temperature is 75 to 95%, and for C3 plants are called cool season plant and C4 plants are called warm season plants. देन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कैसे अफेक्ट करता है? शुगर नॉट मूव्ड आउट ऑफ मेसोफिल सेल्स कैन इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस। अगर शुगर मूव नहीं होता है मेसोफिल से बाहर तो अफेक्ट करता है। बिल्डअप ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ए मेटाबॉलिक प्रोसेस रिड्यूसेस मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस में रिडक्शन हो जाएगा एंड प्रोडक्ट में, अगर ये बिल्डअप नहीं होगा तो। एज मोर शुगर्स आर नीडेड बाय द प्लांट, तो शुगर्स का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर शुगर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। सोर्स लिंक रिलेशनशिप, सोर्स सिंक रिलेशनशिप है। सोर्स ऑफ शुगर इज अफेक्टेड बाय द डिमांड ऑफ शुगर, मेरिस्टेम फिलिंग सीड्स। लीफ एज भी उसको अफेक्ट करती है। कैसे? यंग एंड मैच्योर लीव्स हैव ग्रेटेस्ट रेट ऑफ आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यंग इमेच्योर लीव्स हैव हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यंग में हाई होता है। मैच्योर लीव्स हैव स्लोअर फोटोसिंथेसिस, मैच्योर लीव्स में स्लोअर होता है। डिफोलेशन ऑफ यंग और यंग मैच्योर लीव्स ऑफ प्लांट ड्रेन्स द प्लांट। तो अगर उसकी लीव्स गिर जाती हैं तो उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, मीन्स कि वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा। मस्ट पुल फ्रॉम द स्टोर्ड कर्ब्स एंड स्टेम्स एंड रूट्स। तो इसको जो वाटर है या उसको जो भी एसेंशियल पार्ट्स हैं, तो ये लीव्स तक स्टेम से ही या रूट से ही खींच के लाया जाता है, जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए। रिड्यूस रूट ग्रोथ को रिड्यूस करता है, यूजुअली रिजल्ट्स इन वाई लॉसेस इन द क्रॉप। तो ये वाई लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं ट्रांसपायरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये लीव्स का स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें कि स्टोमेटाज हैं, स्टोमेटाज के थ्रू से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसी से लॉस होता है, इसी से इनटेक भी होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि प्लांट्स में यूज़ होती है, जिसके थ्रू प्लांट्स वाटर लॉस करते हैं या वाटर रिसीव करते हैं। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो प्लांट्स इसके थ्रू वाटर एक्सचेंज करते हैं इन द एनवायरनमेंट। तो इसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है। ये सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो जाइलम एक टिश्यू होता है जो कि वाटर कैरी करता है, और जो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग है वो गार्ड सेल डिसाइड करते हैं, गार्ड सेल उसको गाइड करते हैं कैसे ओपनिंग होनी है, कब ओपनिंग होनी है। तो इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन का लॉस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिसीव होता है और वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीव्स। तो इस स्टोमेटा से लीव से लॉस होता है। पुल्स वाटर अप फ्रॉम द रूट्स, ये रूट से अप पुल करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टू ईच अदर, जब वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से स्टिक होते हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड कोहेजन। तो जब लीफ से वाटर का लॉस होना शुरू होता है, तो देखो कि इस फिगर में शो किया गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल रूट से पुल होता हुआ ये प्लांट से, लीफ से लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में। मोर वाटर इज पुल्ड अप फ्री फ्रॉम द ग्राउंड, तो जितना वाटर ग्राउंड से पुल होगा उतना ही ज़्यादा उसका लॉस होगा वाटर का प्लांट से। तो इस तरह से पुल होता है अपवर्ड और एयर में, इन्वायरमेंट में लॉस होता है।
नेक्स्ट है जाइलम। तो जाइलम क्या है? जाइलम्स आर टिश्यूज विच आर बीइंग फाउंड इन प्लांट्स। तो ये वाटर के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं, मीन्स कि जो वाटर का मूवमेंट मैंने बताया है वो जाइलम के थ्रू ही होता है। तो वाटर जाइलम क्या करते हैं? वाटर को कैरी करते हैं रूट से लीव्स तक के, जिसका कि ट्रांसपरेशन के थ्रू लॉस होता है। नेक्स्ट है फ्लोएम। तो फ्लोएम भी एक टिश्यूज होते हैं जो कि फूड को कंडक्ट करते हैं। जैसे जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स है उसके फ्लोएम के, जैसे न्यूक्लियस है, कंपोनेंट सेल है, सीव ट्यूब मेंबर है, एंड सीव प्लेट है, सीव ट्यूब मेंबर है, कंपोनेंट मेंबर है। तो इस तरह से पार्ट दिखाए गए हैं बहुत सारे। तो कैरी शुगर एंड अराउंड द प्लांट वेयर एवर दे आर नीडेड। तो जहाँ भी फूड की जरूरत होती है, शुगर मीन्स देयर फूड मीन्स ग्लूकोज, तो जहाँ भी उनकी जरूरत होती है उनको वहाँ पे कैरी करके ले जाता है। देन नई लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, रूट्स में, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है ये फॉलोएम के थ्रू ही चैनलाइज होता हूँ। आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।